साथियों, कक्षा 12वीं विषय रसायन विज्ञान अध्याय 9 चैप्टर उपसंयोजन यौगिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने। इस बार बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 6 नंबर के क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे तो वो उनका अंक विभाजन आपके सामने है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 2 आएंगे। एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन 1 नंबर का था 2 नंबर का, और एक क्वेश्चन आएगा निबंधात्मक, मतलब बड़ा क्वेश्चन आएगा एक जो 4 नंबर का होगा। इस प्रकार से इस चैप्टर से कुल 2 वस्तुनिष्ठ और 1 निबंधात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उनकी कुल टोटलिंग है वो 6 नंबर की हो जाएगी। एक बात और बता दूं कि इस चैप्टर से जो निबंधात्मक प्रश्न आएगा उसमें आंतरिक विकल्प का ऑप्शन उपलब्ध रहेगा। आंतरिक विकल्प का मतलब अथवा में आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा जो अपने लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन है वो जो 4 नंबर का आएगा वो भी आपको 1+1+2 में डिवाइड होके मिलेगा। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एम के बूस्टर यूट्यूब चैनल पे आए वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो पहले मैं आपको बता दूं, विटामिन जो B12 है इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। क्या लिखा है? साइनोकोबालामिन। और कोबाला मतलब कोबाल्ट, कोबाला मतलब क्या रखना? कोबाल्ट। तो विटामिन B12 के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, कोबाल्ट CO। अब एक चीज़ और आपको बता दूं कि यहाँ पर एक विषय रखना, अगर C बड़ा और O छोटा तब तो कोबाल्ट है, C भी बड़ा और O भी बड़ा तब इसको क्या बोलेंगे हम? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण और बातें बता दूं कि यहीं से आपको याद रखना है मैग्नीशियम। इस क्वेश्चन को चेंज करके ये भी पूछ सकता है आपको कि क्लोरोफिल, क्या लिखा मैंने? क्लोरोफिल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। क्लोरोफिल या पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। और Fe के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आता है हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? Fe। तो हमें केवल क्वेश्चन आंसर ही नहीं करने, इन सभी क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करना है और इनके साथ जुड़े हुए सभी क्वेश्चनों को हमें एनालिसिस करना तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट धातु होगी, क्लोरोफिल या पर्णहरित के अंदर मैग्नीशियम धातु होती है, और Fe किसमें? हीमोग्लोबिन में होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संलग्न अर्थात लिगेंड किलेट बनाता है? अर्थात सीधी सी बात है कि इनमें से कौन सा लिगेंड है वो क्या है? किलेट। तो सीधी सी बात है कि किलेट क्या होता है कि जो एक वलय का निर्माण करता है, और मुख्यतः ये द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड होते हैं। द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड होते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर हम इनकी बात करें तो एसीटेट, साइनाइड और अमोनिया तीनों के तीनों एक दंतुक लिगेंड है। जो ऑक्सीलेटो होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं OX2- ऑक्सीलेटो, ये कैसा लिगेंड है? द्विदंतुक लिगेंड है। कैसा है? द्विदंतुक लिगेंड। स्ट्रक्चर भी चाहो तो मैं बना दूं यहाँ COO-, तो यहाँ पर किलेट लिगेंड के रूप में कौन कार्य करेगा? ऑक्सीलेटो। इसके अलावा एक और याद कर लेना, एथिलीन डाइएमीन, जिसको शॉर्ट में हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? EN से। एथिलीन डाइएमीन शॉर्ट में रिप्रेजेंट किससे करेंगे? EN से। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे कि EDTA4-, क्या लिखा है? EDTA4- है एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, चतुर्दंतुक लिगेंड या षट्दंतुक लिगेंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? षट्दंतुक लिगेंड, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हेक्सादंतुक लिगेंड। तो क्लियर होना चाहिए, EDTA4- षट्दंतुक लिगेंड या हेक्सादंतुक लिगेंड है। अब जो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि EDTA4- का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटेटो, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटेटो। इसका पूरा एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटेटो इसका पूरा नाम होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि COEN2Br2Cl संकुल में
कोबाल्ट की क्या पूछी है आपको, उप सहसंयोजन संख्या पूछी है। तो देखो यहाँ पर 2 लिगेंड तो ये जुड़ा हुआ और 2 लिगेंड ये, तो कुल लिगेंड कितने हुए 4। लेकिन हमें पता है जो ईएन लिगेंड है उसकी संख्या कितनी है 2, और ये कैसा लिगेंड है द्विदंतु लिगेंड, 2 बंध बनाए कुल कितने हुए इसके 4। ब्रोमाइड Br इसकी भी संख्या कितनी है 2, और ये एक दंतु लिगेंड है तो कितने हुए 2, तो कुल कितने हो गए 6। कितने हो गए 6। तो कोबाल्ट की उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी 6 होगी। एक चीज़ होगी तो वर्नर सिद्धांत के अकॉर्डिंग ध्यान रखना कि उप सहसंयोजन संख्या होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, उसकी द्वितीयक संयोजकता। तो बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए, वर्नर सिद्धांत में जो उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, द्वितीयक संयोजकता को रिप्रेजेंट करती है। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या है, साधारण लवण, द्विक लवण या मिश्रित लवण, संकुल लवण। तो इसका राइट आंसर होगा संकुल लवण। पोटेशियम फेरोसाइनाइड कैसा कंपाउंड है, स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड कैसा लवण है, संकुल लवण है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड की मैं स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ, K4FeCN6। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है PTNS3 2Cl2 के ज्यामितीय समावयवी बनाइए। तो सीधी सी बात है कि ज्यामितीय समावयवी में 2 रूप बनते हैं, एक तो समपक्ष रूप बनता है और एक क्या बनेगा विपक्ष रूप। तो ज्यामितीय समावयवी की संख्या पूछी है, तो एक समपक्ष रूप और दूसरा विपक्ष रूप। तो यहाँ कितने रूप बनेंगे 2, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बी। PTNS3 2Cl2 की ज्यामितीय समावयवी संख्या कितनी होगी 2 होगी। अब यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण बात मैं और बता दूँ कि PTNS3 2Cl2 का जो समपक्ष रूप है उसको हम बोलते हैं सीस प्लाटिन। क्या कहा जाता है, सीस प्लाटिन। और ये जो सीस प्लाटिन मतलब ये कंपाउंड है सीस प्लाटिन, जिसका उपयोग कैंसर रोधी औषधि में किया जाता है। कैंसर रोधी मतलब कैंसर के उपचार में इस औषधि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, निम्न में से उभयदंतु लिगेंड है। उभयदंतु लिगेंड का मतलब होता है जिसमें दाता परमाणु 2 या 2 से अधिक होते हैं लेकिन एक बार में एक ही बंध बनाता है। H2O Cl और NH3 नॉर्मल लिगेंड है, एक दंतु लिगेंड की तरह कार्य करते हैं। देखो ये थायोसाइनेटो क्या बोलते हैं इसको, थायोसाइनेटो। इसमें S और N दोनों अपना लोन पे दे सकते हैं, इस कारण से इसमें उभयदंतु लिगेंड के रूप में कौन है, थायोसाइनेटो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उप सहसंयोजन यौगिक में क्या लिखा है, उप सहसंयोजन यौगिक में किसी धातु की उप सहसंयोजक संख्या होती है। अभी मैंने कहा था कि प्राथमिक संयोजकता के समान, द्वितीयक व प्राथमिक संयोजकता का योग द्वितीयक संयोजकता के समान। तो सीधी सी बात याद करनी है कि उप सहसंयोजन यौगिक में किसी भी धातु की उप सहसंयोजक जो संख्या होती है वो द्वितीयक संयोजकता के समान होती है। क्लियर होगी बात। एक बात और करना कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है, प्राथमिक जो संयोजकता होती है वो उसके ऑक्सीकरण अंक के बराबर होती है। किसके, ऑक्सीकरण अंक के। तो द्वितीयक संयोजकता उप सहसंयोजन संख्या के बराबर और प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण अंक के बराबर। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ क्वेश्चन के साथ काफ़ी इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त हो रहेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 9 आपके सामने, संकुल CONH3 5Cl, फिर आगे Cl2 से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर इस कंपाउंड को अगर हम जल में घोलते हैं तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, एक तो ये पूरा कंप्लीट बनेगा और एक ये बनेगा। तो जैसे अगर हमने इसको जल में क्या किया, विलय किया, तो क्या बनेगा आपका CONH3 5, फिर Cl, एक तो ये बन जाएगा 2 प्लस आ जाएगा और 2Cl माइनस, तो 2 आयन तो ये बनेंगे Cl वाले और ये कंप्लीट एक आयन बनेगा। तो कुल आयन कितने हो गए 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि CrH2O6 Cl3 और तथा CrH2O5Cl Cl2H2 निम्नांकित समयावता प्रदर्शित करते हैं। तो सीधी सी बात है कि इस कंपाउंड को आप गौर से देखो कि यहाँ जो 6 जल के अणु है वो लिगेंड के रूप में है और इसमें है
5 जल के अणु वो लिगेंड के रूप में एक Cl आ गया, अर्थात ये जो समावयवता है वो जल के अणु के कारण है, और जल के अणु के कारण जब समावयवता होती है तो उस समावयवता को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेट समावयवता। क्या बोलते हैं, हाइड्रेट समावयवता। इसके बाद नेक्स्ट समावयवता की बात हम करें कि COEN2NO2Cl कोष्टक बंद NO2 और ये कंपाउंड है में किस प्रकार की समावयवी पाए जाते हैं। काफ़ी बच्चे क्या सोचते हैं कि देखो इसमें NO2 है, NO2 कैसा लिगेंड होता है, उभय तंतु का लिगेंड। तो NO2 कैसा लिगेंड है, उभय तंतु। लेकिन आप समझो कि इसमें भी NO2 है, इसमें भी NO2, इसका तो कोई रोल नहीं है, लेकिन कंडीशन समझना कि इसमें Cl NO2, इसमें NO2Cl, अर्थात अगर आप समझना चाहो तो ये समझ सकते हो कि यहाँ पर ऋणायन का आदान प्रदान हुआ है, और जब ऋणायन का आदान प्रदान होता है तो समावयवता कौन सी होती है, आयनन समावयवता। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर हो जाएगा आयनन। अगला है एल्किनो के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त विल्किंसन उत्प्रेरक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है कि विल्किंसन उत्प्रेरक का सूत्र लिखिए। और एक चीज़ और, किसके लिए काम में आता है ये भी एकदम बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए कि एल्किनो के हाइड्रोजनीकरण में, एल्किनो के हाइड्रोजनीकरण में हम किसका प्रयोग करते हैं, विल्किंसन उत्प्रेरक। फॉर्मूला ये होता है PH3 3P कोष्टक बंद 3RHCl। RH मतलब रोडियम धातु है और PH का मतलब फेनिल है, ट्राइफेनिल फॉस्फेन, ट्राइफेनिल फॉस्फेन है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला, कैंसर के उपचार में काम आने वाला यौगिक। अभी मैंने बताया था कि कौन सा कंपाउंड है, सिस प्लाटिन PTNS3Cl। देखो ये दोनों दिए हैं, लेकिन ये सीस और ये ट्रांस है, तो कौन सा कंपाउंड सीस। तो राइट आंसर ये हो जाएगा कैंसर के उपचार में काम आने वाला कंपाउंड सीस PTNS3(2Cl2), जिसको हम क्या बोलते हैं, सीस प्लाटिन, सीस प्लाटिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि NiCN4 कोष्टक 2- में संकरण होता है। तो सीधी बात है कि इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 4। अब 4 में कन्फ्यूजन रहेगा कि 2 हो सकते हैं, जो समन्वय संख्या 4 होने पर संकरण या तो होगा sp3 या होगा DsP2। अब देखो Cn परबल लिगेंड है, परबल लिगेंड होने से इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, इस कारण से NiCN4 2- में जो संकरण होता है वो होता है DsP2। कौन सा होता है, DsP2। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिगेंड सामान्यतः होते हैं उदासीन परमाणु, लुईस क्षार, लुईस अम्ल और ऋणायन। तो लिगेंड होते हैं वो क्या होते हैं आपके, लुईस क्षार होते हैं। और लुईस क्षार या लिगेंड किसे कहेंगे कि वे परमाणु या परमाणुओं का समूह है, वे परमाणु या परमाणुओं का समूह है जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हो। जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं उन्हें हम लिगेंड कहते हैं, जो लुईस क्षार होते हैं। हाँ ध्यान रखना, जो आपकी केंद्रीय धातु परमाणु होगा वो केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु है वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट। अभी मैंने बताया था कि कैसा लिगेंड है, सट दंतुक लिगेंड। चाहो तो आप इसके लिए यहाँ पर क्या लिख सकते हो, हेक्सा दंतुक लिगेंड है, हेक्सा दंतुक लिगेंड है। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर भी आनी चाहिए, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, एथिलीन डायमीन है तो एथिलीन का मतलब क्या होता है, CH2CH2। एमीन का मतलब NH2, कितने NH2, 2, तो एक N इधर जोड़ दिया और एक N इधर जोड़ दिया। क्लियर है। अब देखो नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी शेष है तो दोनों वैलेंसी इधर जोड़ेगी, 2 वैलेंसी इधर हो जाएगी इसकी। अब देखो यहाँ लिखा है टेट्रा एसिटेटो, एसिटेटो का मतलब कितने हो गए, टेट्रा का मतलब 4 और एसिटेटो का मतलब स्ट्रक्चर, एसिटेटो की स्ट्रक्चर होती है CH3CO-, लेकिन जोड़ेंगे तो एक ऐसे बाहर निकल जाएगा, तो इसकी स्ट्रक्चर यहाँ से हो जाएगी CH2COO-, CH2COO-, CH2COO- और CH2COO-। और दूसरी बात EDT, इस जो एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेटो को हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, EDTA4-। अगला है NH2- है,
NH2 माइनस लिगेंड को बोलेंगे एमिडो। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि NH2 माइनस को हम क्या बोलेंगे लिगेंड के रूप में, एमिडो। और एक बात और क्लियर कर लेना कि जितने भी ऋणात्मक लिगेंड होते हैं, ऋण आवेशित लिगेंड होंगे, उन सब के नाम के अंत में क्या आता है, ओ जरूर मिलेगा आपको। अगला हीमोग्लोबिन में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु, आयरन होती है, तो हीमोग्लोबिन में Fe धातु होती है। अब एक चीज़ और याद कर लेना कि इसके साथ हम बात कर ले पर्णहरित, या जिसको आप क्या बोलते हो, क्लोरोफिल, इसमें कौन सी धातु होगी, मैग्नीशियम। विटामिन B12 में कोबाल्ट। अगला है NiCl4 माइनस। देखो समन्वय संख्या 4 है, तो 4 में मैंने अभी बताया था कि संकरण आपका या तो sp3 होगा या DsP2 होगा। अब NiCl है, Cl कैसा लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, इस कारण से इसका संकरण कौन सा होगा, sp3। संकरण कौन सा होगा इसमें, sp3। तो संकरण कौन सा होगा, sp3। इसके बाद COEN कोष्टक 3 फिर 3+ संकुल में उपसंयोजन संख्या होगी। देखो सीधी सी बात है, EN लिगेंड संख्या में कितने, 3। EN का पूरा नाम होता है एथिलीन डायमीन। EN का पूरा नाम क्या होता है, एथिलीन डायमीन। और कैसा लिगेंड है ये, द्वितंतुक लिगेंड है। तो एथिलीन डायमीन द्वितंतुक लिगेंड, तो इसमें ज्यादा परमाणु कितने होंगे, 2 होंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो इसके समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या का मान कितना होगा, 6 होगा। तो उम्मीद है ये जो शेखावटी मिशन 100 के क्वेश्चन है बेटा काफ़ी मेहनत से बनाए हुए और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चनों को कंप्लीटली याद करोगे, एक चीज़ बता दूँ, एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन और जुड़े होते हैं, एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन और जुड़े होते हैं, तो सब क्वेश्चनों को आप देख लोगे तो काफ़ी इजीली समझ पाओगे। एक चीज़ और बता दूँ, इस चैप्टर के मैंने 1 शॉट वीडियो बना रखे हैं, 1 शॉट वीडियो, उनका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसके अलावा इस चैप्टर नंबर 9 को मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास के अंदर कंप्लीट करवा दिया है। उन सभी वीडियो का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको टाइम है तो ज़रूर देख लें। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, सर क्वेश्चन नंबर 21, NiCO4 कोष्टक NiCO4 की ज्यामिति होती है। देखो नेक्स्ट कंपाउंड है NiCO4 की ज्यामिति होती है। देखो इसके समन्वय संख्या 4, तो समन्वय संख्या 4 होने पर संकरण या तो होगा आपका sp3 या DsP2। sp3 होता है तब आकृति कैसी होती है, चतुष्फलकीय, और DsP2 होने पर जो आकृति होगी वो होगी वर्ग समतलीय। थोड़ा लिखा नहीं जा रहा ढंग से यहाँ पे, वर्ग समतलीय। अब होता है क्योंकि CO प्रबल लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो निकिल है, इस निकिल का ऑक्सीकरण अंक है वो 0 होता है, क्योंकि कार्बोनिल लिगेंड है, वो कार्बोनिल लिगेंड पर आवेश 0 होता है। इस कारण से निकिल का ऑक्सीकरण अंक क्या है, 0। इसके कारण से इसमें जो संकरण है वो sp3 होगा। संकरण sp3 होगा तो आकृति क्या होगी, चतुष्फलकीय। अगला CONH3 संकुल आयन की चुंबकीय प्रकृति होती है। देखो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो NH3 लिगेंड है, NH3 लिगेंड कैसा लिगेंड है, प्रबल लिगेंड, और प्रबल लिगेंड होने से इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, और इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होने के कारण सभी इलेक्ट्रॉन इसमें कौन सी अवस्था में, युग्मित अवस्था में होते हैं। और युग्मित अवस्था में अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी प्रकृति है वो प्रतिचुंबकीय होती है। क्या होती है, प्रतिचुंबकीय। तो CONH3 संकुल आयन की चुंबकीय प्रकृति क्या होती है, प्रतिचुंबकीय। अब देखो COCl3.6NH3 के विलयन में AgNO3 विलयन आधिक्य में डालने पर AgCl देता है। अब कितने मोल AgCl देता है, तो सीधी सी बात है कि आप इसका संकुल कंपाउंड बनाओ। इसका जब आप संकुल कंपाउंड बनाओगे तो आप ये पाओगे कोष्टक बंद CONH3 6Cl3।
तो ये होगा, तो जब हम इसको जल में घोल लेंगे तो इसमें कितने Cl आयन बनेंगे, Cl3, तो 3 Cl आयन बनेंगे और ये 3 Cl इस Ag के साथ क्रिया करके 3AgCl बना लेंगे, अर्थात यहाँ पे 3 मोल AgCl देता है। कितने मोल, ये 3 मोल AgCl देता है। अगला है मोर लवण होता है, ये मोर लवण या जिसको हम मोहर लवण भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O 6H2O। इसका अगर रासायनिक नाम लिखना चाहे तो इसका होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। मोल लवण का रासायनिक नाम क्या होगा, फेरस अमोनियम सल्फेट। और फेरस अमोनियम सल्फेट है वो कैसा लवण है, ड्रिक लवण है। कैसा लवण है, ड्रिक लवण। तो मोल लवण का सूत्र होता है FeSO4 NH3 नहीं होता, ये गलत है, यहाँ पे ये NH4 होता है, NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। अब इसी से आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने सभी ने एक नाम सुना होगा पोटास एलम। पोटास एलम जिसको आप क्या बोलते हो, फिट करी, इसका फॉर्मूला है वो आप कमेंट्स में बता दीजिए, जिससे मुझे भी लग जाएगी आप भी एक्टिव होकर वीडियो देख रहे हो, थोड़ा सा आपका भी माइंड काम में कर रहा है कि सभी क्वेश्चनों के आंसर में जो कुछ आपके लिए भी होते हैं। अगला, संकुल जिसमें धातु परमाणु केवल एक ही प्रकार के समूह से जुड़ा होता है। सीधी बात है कि वे संकुल जिसमें धातु परमाणु केवल एक ही प्रकार के समूह, मतलब एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ा होता है, तो उनको बोलते हैं होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक संकुल, होमोलेप्टिक। लेकिन एक से अधिक प्रकार के समूह के साथ जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोलेप्टिक। की क्वेश्चन आपको आगे मिल जाएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि AgNH3 होल ट्वाइस फिर AgCN2 का IUPAC से नाम लिखना है। अब एक चीज़ बता दूं कि ये नामकरण वाला टॉपिक आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है। 1 घंटे की क्लास अगर आप कंप्लीटली देख लोगे तो आपको नामकरण काफ़ी ईजी आ जाएगा, और बोर्ड एग्जाम में कुछ कंपाउंड का नामकरण आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो देखो, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ये कंपाउंड अलग है और ये अलग है। ये मैं थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं कि AgNH3 2 कोष्टक बंद, फिर AgCN2 कोष्टक। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि कितने लिगेंड है, 2। क्या नाम है, एमीन, तो डाई एमीन, डाई एमीन। पहले धनायन होता तो धनायन में धातु का नाम जैसा है वैसा, तो सिल्वर का सिल्वर, तो डाई एमीन सिल्वर। अगर आप इनका ऑक्सीकरण अंक निकालोगे तो ये ऑक्सीकरण फर्स्ट में प्लस बनाएगा, तो डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट। फिर अब देखो इसको लिखो, 2 है तो डाई CN से साइनिडो, डाई साइनिडो। लेकिन ये ऋणात्मक संकुल है, ऋणात्मक संकुल में धातु का नाम लैटिन भाषा में लिखा जाता है, तो लैटिन भाषा में Ag को क्या बोलते हैं, अर्जेंटेट, और ऋणात्मक लिगेंड के लास्ट में 8 जुड़ता है तो नाम हो जाएगा इसका आपका डाइसाइनिडो अर्जेंटेट, ऑक्सीजन अंक फर्स्ट। ध्यान रखना, जहाँ तक वो ये पूरा नाम एक साथ मिला हुआ होना चाहिए, पूरा बिल्कुल यहाँ इजीली लिखा हुआ है, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट और डाई साइनिडो अर्जेंटेट फर्स्ट। अगला है CONH3 5SO4Br, और इस कंपाउंड को आप गौर से लिखोगे तो हुआ क्या कि इस SO4 इधर आ गया, Br यहाँ चला गया, इस स्टिक्स को देखने में साफ समझ में आता है। तो यहाँ पर ऋणायन का आदान प्रदान, जब ऋणायन का आदान प्रदान होता है तो उस समवायता को हम क्या बोलते हैं, आयनन समवायता। इसके पश्चात नेक्स्ट कंपाउंड आपके सामने कि Fe(F)(3) माइनस में एकमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सीधी सी बात है कि अगर इसमें आप Fe का ऑक्सीजन अंक निकालोगे तो Fe का ऑक्सीजन अंक आएगा Fe3+, और Fe3+ में आयरन के अंदर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। तो Fe(F6)(3) माइनस में Fe में एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, 5 होगी। अगला, CFT के अनुसार धातु आयन और लिगेंड के बीच की प्रकृति का बंध पाया जाता है। जो एक चीज़ बता दूँ कि केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड, इसके मध्य जो बंध बनता है उस बंध को हम मुख्यतः कौन सा बंध कहते हैं, उप
सहसंयोजक बंध, क्या कहते हैं, सहसंयोजक उप सहसंयोजक बंध। लेकिन सीएफटी के अनुसार केंद्रीय धातु और लिगेंड के जो मध्य बंध बनता है उस बंध को वो क्या मानता है, आयनिक बंध मानता है। क्या मानता है, आयनिक। तो सीएफटी के अनुसार धातु आयन व लिगेंड के बीच बंध की प्रकृति कैसी होगी, आयनिक होती है। अगला, धातु कार्बोनिल में धातु का ऑक्सीकरण अंक को बताते हैं। सीधी बात है कि ये हो गई धातु, कार्बोनिल में CO लिगेंड जुड़ेगा कितने भी हो। अब इसका जो आवेश होता है वो 0 होता है, इस पर आवेश 0 होगा तो इसका ऑक्सीकरण अंक भी क्या होगा, 0 होगा। तो धातु कार्बोनिल में धातु कौन सा, शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में पाई जाती है। तो ये आपके क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक कौन से क्वेश्चन हो गए, आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद हम चलते हैं बड़े क्वेश्चनों की तरफ, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो क्या आएगा, निबंधात्मक आएगा। लेकिन अपने लिए अच्छी बात यह है कि उसमें आंतरिक विकल्प का ऑप्शन मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं निबंधात्मक क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन निबंधात्मक आपके सामने है, उभयतंतुक लिगेंड किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। दूसरा, किलेट लिगेंड किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तीसरा, TiH2O6 3+ अगर 4+ होता तो सब कंडीशन अलग होती, 3+ का विलयन रंगीन होता है, कारण बताइए। तो इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर कैसे लिखेंगे हम उसकी बात करते हैं डिटेल से। तो निबंधात्मक से डरना नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको छोटे छोटे 3 क्वेश्चनों में मिलेगा जैसे यहाँ पे दिया गया है। और सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें आंतरिक विकल्प का ऑप्शन मिलेगा। हम बात करें उभयतंतुक लिगेंड किसे कहते हैं, तो इसके लिए एक सिंपल से लैंग्वेज परिभाषा बनी आती है कि ऐसे लिगेंड जिसमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। दाता परमाणु 2 या 2 से अधिक होंगे, लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बनाता है, ऐसा लिगेंड क्या कहलाता है, उभयतंतुक लिगेंड। अगर इसका उदाहरण भी पूछा तो NO2 थायोसाइनेटो और साइनाइड। देखो इसमें NO2 में N भी बंध बना सकता है और O भी, इसमें S बंध बना सकता है, इसमें N, इसमें C और N। तो दाता परमाणु तो इसमें 2 लेकिन एक बार में एक ही बंध बनाएगा। इसके बाद अगर हम आगे बात करें किलेट लिगेंड देखो किलेट लिगेंड होते हैं मुख्यतः ये बहुधातु लिगेंड होते हैं। किलेट लिगेंड क्या होते हैं, बहुधातु लिगेंड होते हैं, और जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बना के एक वलय का निर्माण कर लेते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे कि ऐसे बहुधातुक लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से बंध बनाकर एक वलय बनाते हैं, इस वलय को किलेट वलय तथा ऐसे लिगेंड को किलेट लिगेंड कहते हैं। जैसे आपके द्विधातु लिगेंड होंगे वो इसके एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे एथिलीन डायमीन और ऑक्सोलेट। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे कॉपर धातु Cu, ठीक है, इसे एक एथिलीन डायमीन जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, NH2 CH2 NH2 CH2, ये द्विधातु। तो इस प्रकार से ये बनाएंगे तो ये वलय बन गई। इस वलय को बोलेंगे किलेट वलय, और ऐसा लिगेंड किलेट लिगेंड कहलाता है। अगला क्वेश्चन था आपका कि TiH2O6 3+ विलयन रंगीन होता है, कारण देखो ये अपना 3+ है तब तो रंगीन है, अगर 4+ होते तब रंगहीन होते। इसी क्वेश्चन का आंसर के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो देखो कंपाउंड क्या दिया था पहले मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर आपको नहीं याद है तो TiH2O6 3+। तो टाइटेनियम में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो इसके D में कितना इलेक्ट्रॉन बचता है, 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। और इसकी जो समन्वय संख्या है, इसी बात कर रहे हैं हम, समन्वय संख्या कितनी अच्छा है तो आकृति होगी अष्टफल की। तो अब जो इसमें D में इलेक्ट्रॉन होगा, तो अब इसमें जब DT संक्रमण कि ये 2 में डिवाइड होगा T2G और EG में, तो क्या होगा कि T2G से ये जो 1 इलेक्ट्रॉन शेष बच्चा है वो
प्रकाश को अवशोषित करके कहाँ चले जाएगा, Eg में, जिसके कारण ये रंगीन दिखाई देगा। तो आपको इस प्रकार से ये बनाना है और ये विशेष लाइन लिखनी है कि dd संक्रमण के कारण, ये याद कर लेना विशेष, क्या, dd संक्रमण, dd संक्रमण के कारण एक इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के T2g कक्षक से उच्च ऊर्जा के कौन Eg कक्षक में जब जाता है तो वो कैसे रंग का प्रकाश अवशोषित करता है, पीले रंग का। और जिस रंग का प्रकाश अवशोषित करता है हमें उसका पूरक रंग नजर आता है, तो पीले रंग का प्रकाश अवशोषित करके चला जाता है तो हमें संकुल बैंगनी रंग का दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मैंने कहा क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला, उप संयोजन संख्या किसे कहते हैं, जल की कठोरता निर्धारण में प्रयुक्त लिगेंड कौन सा है, और होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक संकुल को उदाहरण देकर समझे। तो पहले बात करते हैं उप सहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं। शॉर्ट में मैं समझाऊं तो बिल्कुल आपको याद करना है कि लिगेंड और केंद्रीय धातु के मध्य बने उप सहसंयोजक बंधों की संख्या, लिगेंड तथा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के मध्य बने उप सहसंयोजक बंधों की संख्या उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। बिल्कुल लिखा हुआ है, केंद्रीय धातु आयन से लिगेंड द्वारा बनाए गए उप सहसंयोजन बंधों की संख्या उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। अगला, जल की कठोरता निर्धारण में प्रयुक्त लिगेंड का नाम बताइए कि जल की कठोरता निर्धारण में प्रयुक्त लिगेंड, तो बिल्कुल क्लियर कर लेना, EDTA4-। क्वेश्चन आता है, काफी बार पूछा गया है कि जल की कठोरता के निर्धारण के लिए हम कौन से लिगेंड का प्रयोग करते हैं, हेक्साधातु लिगेंड का प्रयोग करते हैं, EDTA4-। नाम मैंने 3-4 बार लिख दिया है, नाम क्या होगा इसका, फिर भी लिख दे, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिड। जितनी बार लिखेंगे उतना ज्यादा, तो ठीक है, जितनी बार लिखेंगे उतना ज़्यादा हमें ये याद होगा। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दें, और क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं आप लोगों के लिए। अगला है होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक संकुल का उदाहरण लीजिए। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। जब किसी संकुल में एक ही प्रकार के लिगेंड हो, जो ऐसे संकुल जिसमें धातु आयन से क्या एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हो तो होमोलैप्टिक, और अलग अलग प्रकार के लिगेंड हो तो हेटेरोलैप्टिक। ऐसे संकुल जिसमें धातु आयन में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड होंगे तो क्या कहलाएंगे, हेटेरोलैप्टिक, और समान होंगे तो होमोलैप्टिक। एग्जाम्पल लिख लो, इस कोबाल्ट से 6 के 6 लिगेंड NH3, इस कॉपर से एथिलीन डाइमीन 2, तो सेम लिगेंड है, धातु परमाणु सेम है, तो क्या कहेंगे, होमोलैप्टिक। इसमें देखो 2 तो NH3 जुड़ा हो और 2 Cl, 2 एथिलीन डाइमीन 2 Cl, तो लिगेंड अलग अलग हो गए, तो लिगेंड अलग अलग है तो क्या बोलोगे, हेटेरोलैप्टिक संकुल। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपका कि ऑक्सीकरण अंक, इसकी बात करें कि ऑक्सीकरण अंक, नेक्स्ट की ऑक्सीकरण अंक है वो किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि जैसे कोई भी एक संकुल है, इस संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए जितने भी समूह हैं उन सबको हटा दोगे तो जो इस केंद्रीय धातु पे जो आवेश शेष रहता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अंक। क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, फिर दूसरा K3Fe-Cl6 तथा KPtCl3NH3 में केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कीजिए। और अगला क्वेश्चन है, अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में मुक्त धातु आयन के संपर्क से डी कक्षकों के विपाटन, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को चित्रित कीजिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है, जैसे ये कंपाउंड लिखा हुआ है, ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में इस केंद्रीय धातु के साथ जितने भी ये आयन और लिगेंड जुड़े, इन सबको हटाने के बाद इस पे जो आवेश शेष रहता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। एक संकुल में केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी लिगेंडों को यदि उनके साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म सहित हटा दिया जाए तो केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित आवेश को उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ 2 कंपाउंड दिए नेक्स्ट क्वेश्चन में,
कि K3Fe6 का हमें क्या ज्ञात करना, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना। तो इस ऑक्सीकरण अंक को मैं यहाँ आपको ज्ञात करके बता रहा हूँ, इसलिए आप समझ जाए कि पहला कंपाउंड हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, K3FeCN6। सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अंक है वो किसका ज्ञात करना, केंद्रीय धातु का। तो जिसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना होता है उसको हम क्या मानते हैं, एक्स। अब जो K कितने, पोटेशियम कितने, 3, पोटेशियम पे चार्ज होता है +1, ठीक है। अब आयरन का ज्ञात करना तो इसको क्या मान लिया, एक्स। कितने, 6, साइनाइड पे आवेश क्या था, -1, और इस पूरे के ऊपर कोई आवेश नहीं है तो बराबर में 0। क्लियर है। तो +3 x -6 बराबर 0। तो +3 -6 जाएंगे तो -3 बच जाएंगे, तो x -3 बराबर 0 और -3 उधर जाएंगे तो +3। तो इस कंपाउंड के अंदर F का ऑक्सीकरण कितना गया, +3 आ गया। दूसरा कंपाउंड आपके यहाँ पे ये दिया था KPtCl3NH3 में। अब जो सदैव जो ऑक्सीकरण अंक ज्ञात किया जाता है वो किसका ज्ञात करते हैं, केंद्रीय धातु प्लेटिनम का। तो पोटेशियम का कितना होता है, +1, प्लेटिनम जिसका ज्ञात करना होता है उसको x मान लिया। Cl कितने, 3, 1 Cl का -1, अमोनिया पे चार्ज होता है 0, पूरे पे कोई आवेश नहीं है तो 0 आ जाएगा। अब देखो प्लस का 1, x -3, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, 0। तो 1 -3 में से 1 गया तो कितने बच गए, -2। तो x -2 बराबर 0, तो x बराबर +2। तो सीधी बात है कि इस कंपाउंड में प्लेटिनम का ऑक्सीकरण अंक कितना गया, +2। तो ऑक्सीकरण अंक आप बहुत इजीली याद कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अष्टफलकीय, क्या लिखा है, अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में मुक्त धातु आयन के संपर्क से द्विकक्षकों के क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को चित्रित कीजिए। और इसको डिटेल से समझाने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। तो जो 2 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एक तो पूछ लिया जाता है अष्टफलकीय संकुलों के लिए, और एक पूछ लिया जाता है चतुष्फलकीय संकुलों में हमें संपर्क से द्विकक्षकों के विपाटन को समझाना है। तो इसका मैंने अलग से, दोनों का अलग से एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप इसको डिटेल से देख लेना। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि पहला क्वेश्चन है, इसमें अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय संकुलों के लिए CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेलाइजेशन एनर्जी में क्या संबंध है। दूसरा ई कंपाउंड दिया है CONH3 5SO4Br व CONH3 5Br SO4 द्वारा प्रदर्शित समयावस्था लिखिए और इसे परिभाषित कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में द्विकक्षकों का विपाटन, क्वेश्चन ये चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में केंद्रीय धातु आयन के संपर्क से द्विकक्षकों के क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को चित्रित कीजिए। तो जो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि काफ़ी देखो, अष्टफलकीय संकुलों की जो एनर्जी होती है उसको हम लिखते हैं ΔO से, क्योंकि अष्टफलकीय को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। और चतुष्फलकीय संकुलों में जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन जो एनर्जी होती है उसको लिखते हैं हम ΔT से। टी का मतलब टेट्राहेड्रल, टी का मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो इसका फॉर्मूला ये होता है ΔT बराबर 4/9 ΔO। ΔT बराबर 4/9 ΔO। अगर ΔO के द्वारा लिखना चाहो तो ΔO बराबर, ये संख्या उल्टी हो जाए, 9/4 ΔT। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन जो एनर्जी होती है के मध्य संबंध होता है, स्थायित्व ऊर्जा का जो संबंध होता है वो होता है ΔT बराबर 4/9 ΔO होता है। अगला कंपाउंड में आपको समयावस्था पूछा तो देखो यहाँ सीधी सी बात है कि आप कंपाउंड को पकड़ो, यहाँ SO4 है, यहाँ Br, यहाँ Br SO4। तो इसमें SO4 लिगेंड के रूप में, Br रेनाइन है, इसमें Br लिगेंड के रूप में और SO4 रेनाइन है। तो जब लिगेंड रेनाइन के साथ आदान प्रदान करे इस प्रकार का तो वो समयावस्था आपकी आयनन समयावस्था कहलाएगी। कौन सी समयावस्था होती है, तो आयनन समयावस्था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस कंपाउंड में कौन सी समयावस्था पाई जाती है, आयनन समयावस्था पाई जाती है। अब है कि आयनन समयावस्था कैसे कैसे हैं, तो ऐसी समयावस्था जिसमें प्रति आयन संभावित लिगेंड होता है, जो ये जो बाहर है वो प्रत्यायन हो गया, अब वो यहाँ लिगेंड के रूप में आ गया है। तो ऐसे समयावस्था जिसमें प्रत्यायन संभावित लिगेंड होता है उसे आयनन समयावस्था
कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुष्फल के क्रिस्टल क्षेत्र में केंद्रीय धातु आयन के संपर्क से डी कक्षकों के क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को चित्रित। ये अभी मैंने आपको बता दिया था कि इसका लिंक है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डिटेल से देख लेना। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है वो है कि निम्न उपसहसंयोजक यौगिकों के IUPAC नाम लिखें। तो ये कुछ कंपाउंड है, उनका IUPAC नाम दिया है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है निम्न उपसहसंयोजक यौगिकों के सूत्र लिखिए। तो आप सभी को बता दूं, अगर आप इसको ऐसा पढ़ना चाहोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण का मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया, और उस वीडियो में केवल 30 मिनट का ये वीडियो है, और उस वीडियो में एकदम डिटेल से अच्छे तरीके से समझाया गया है कि इनका नामकरण हम कैसे करना है। तो आप उसको वहाँ से देख लेना, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के नामकरण आपके आ जाएंगे। अगला निम्नलिखित उपसहसंयोजक यौगिकों के सूत्र लिखे। तो सूत्र से नाम और नाम से सूत्र, तो दोनों आप उस वीडियो को देख लोगे, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप डिटेल से देख के इजीली इसको समझ सकते हो। इसके बाद इसका लास्ट जो ऑप्शन दिया है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दो उपसहसंयोजक सत्ता में कौन सा कायरल है। देखो बेटा, कायरल का मतलब किरेल कार्बन बोलते हैं, कि इसका मतलब सीधी सी बात है कि उसमें सममिति तल नहीं होना चाहिए। सममिति तत्व बोलते हैं, इसकी 3 कंडीशन होती है, या तो उसमें सममिति तल, सममिति अक्ष या सममिति केंद्र। अगर ये तीनों नहीं होते हैं वो कायरल के रूप में होता है। अब एक चीज़ और, जो विपक्ष रूप होता है, कौन सा रूप होता है, विपक्ष रूप होता है। उस विपक्ष रूप में वो सममिति तत्व पाया जाता है, विपक्ष रूप में सममिति तत्व पाया जाता है। इस कारण से उनमें कायरल जो रूप है वो नहीं होगा। तो इस कारण से इसका जो ये रूप है, ये समपक्ष और ये विपक्ष, दोनों रूप बना दिए इसमें स्ट्रक्चर में। देखो दोनों सीएल पास पास है, तो ये कौन सा रूप हो गया, समपक्ष। और इसमें दोनों सीएल के एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये कौन सा रूप हो गया, विपक्ष। इनमें दोनों में से समपक्ष कायरल है। बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि जो विपक्ष रूप होता है, कौन सा विपक्ष रूप होता है, उसमें क्या पाई जाती है, सममिति तत्व पाए जाते हैं। तो इसी कंपाउंड को अगर आप चाहो तो यहाँ से बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। तो ये सममिति तल उपस्थित है, जिसके कारण ये कायरल नहीं होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बंधनी समायवता। देखो बंधनी समायवता किसे कहते हैं। बंधनी जब शब्द आ जाए तो आपके माइंड में एक ही शब्द आना चाहिए, उभय दंतुक लिगेंड। उभय दंतुक लिगेंड, ऐसे संकुल यौगिक जिनमें उभय दंतुक लिगेंड उपस्थित होते हैं वो बंधनी समायवता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसमें एक संकुल यौगिक में उनका दाता परमाणु एक होता है, दूसरे में चेंजिंग हो जाती है। जो उभय दंतुक लिगेंड युक्त, लाइन आगे नहीं, यहाँ से बंधनी समायवता, उभय दंतुक लिगेंड युक्त यौगिकों में एक ही लिगेंड 2 भिन्न भिन्न दाता परमाणु से जुड़ सकता है। उभय दंतुक लिगेंड युक्त यौगिकों में एक ही लिगेंड 2 भिन्न भिन्न दाता परमाणु से जुड़ सकता है, उसे हम बंधनी समायवता कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड आपको दिया है ये कि FeCN3 माइनस के ज्यामिति समायोग की संरचना बनाइए। माइनस नहीं है इसके एक्रोनिम, तो फिर 4 आएंगे। तो माइनस है बेटा, यहाँ पे एक माइनस का निशान हो लगाया हुआ है, ये रहा। तो इनके हमें ज्यामितीय समायोग की संरचना बनानी चाहिए। बेटा 2 और 4 कितने होंगे, 6। समन्वय संख्या 6 होने पर सीधी माइंड में एक ही बात जाननी चाहिए कि उसकी आकृति क्या होती है, अष्टफल की होगी। समन्वय संख्या 6 का मतलब आकृति क्या होगी, अष्टफल की है। समन्वय संख्या 6 का मतलब आकृति क्या होगी, अष्टफल की है। अब वो अष्टफल की आकृति बनाने का तरीका ये था कि शॉर्ट सिंपल सी ये आपने बनाया, या केंद्रीय धातु 1 2 3 4 5 और 6 ये बन गई। अब देखो ज्यामितीय समावयवी भी बनाओगे तो इसमें 2 रूप बनाने होते हैं, एक तो समपक्ष और एक विपक्ष। देखो इसमें जो 2 NH3 समपक्ष रूप में ये दोनों पास पास आएंगे और विपक्ष रूप में एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। एक ध्यान रखना, इस कंपाउंड पे माइनस है तो इस पूरे, जैसे इसका मैंने समपक्ष रूप बनाया यहाँ पे, तो दोनों NH3 पास है, बाकी CN पर हमें कोई गौर नहीं करना है। और इस पर माइनस है तो पूरे कंपाउंड को ऐसे कोष्ठक में बंद करके आपको यहाँ माइनस लगाना है। और विपक्ष रूप में क्या होगा, जो NH3 होगा वो आमने सामने हो जाएगा और पूरे पर क्या आएगा, माइनस का निशान आएगा।
थोड़ी सी बेटा स्पीड इसलिए रखनी पड़ेगी, अगर स्पीड नहीं रखेंगे तो कंप्लीट क्वेश्चन है वो हो नहीं पाएंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 के 2 क्वेश्चन हो गए, अब तीसरे क्वेश्चन कौन सा उसकी हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है NiCl4 अनुचुंबकीय और NiCN4 माइनस प्रतिचुंबकीय होता क्यों। देखो बेटा, अब इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उनके लिए मैं कुछ चीज़ आपको महत्वपूर्ण बता दूं कि एक क्वेश्चन तो अपनी ये आ जाता है कि CONH3 6 प्लस और एक होता है COF6 3 माइनस। इनकी ज्यामिति से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा एक होता है NiCl4 2 माइनस, एक होता है NiCN4 2 माइनस और एक होता है NiCO4। ये तीनों कंपाउंड की ज्यामिति में देखो ये दोनों की आकृति अष्टफलकीय होती है, लेकिन ये प्रतिचुंबकीय होता है, ये अनुचुंबकीय होता है, ये रंगहीन होता है, ये रंगीन होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके लिए कि इसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है, इसकी आकृति वर्ग समतलीय होती है और इसकी चतुष्फलकीय होती है। तो इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी का जो लिंक है मैंने एक साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्योंकि ये तभी आपको समझ पाओगे जब आप इनको वीडियो को डिटेल से देखोगे। तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। बाकी के लगभग में ये क्वेश्चन दे रखे हैं तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा। अगला वाला क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें जो काफ़ी अपना है कि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि TiH2O6 प्लस को गर्म करने पर इसके रंग पर क्या प्रभाव होता है। देखो इसमें जो लिगेंड है वो जल का अणु है। गर्म करने पर जो जल का अणु है, जल का अणु क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकल जाएगा तो और एक चीज़ और पता कि जो संकुल रंगीन होते हैं वो धीरे संक्रमण के कारण होता है, तो वो हो नहीं पाएगा कि TiH2O6 प्लस में डी संक्रमण के कारण इसका रंग कैसा होता है, बैंगनी रंग का। याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैंगनी रंग का होता है। परंतु गर्म करने पर H2O अणु निकल जाने के कारण डी कक्षकों का विपाटन नहीं होता है, अतः डी संक्रमण संभव नहीं है और ये कंपाउंड कैसा होता है, रंगहीन। अगला NiCN4 के बारे में पूछा तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया कि क्या करना है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन एक समझना, MnB4 2 माइनस में केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.9 है, चुंबकीय आयन की ज्यामिति होती है। देखो सीधी सी बात है कि इसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान दिया है इतना, और ये मान तब आता है जब इस कंपाउंड में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अर्थात N का मान कितना हो, 5। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 है तो सीधी बात है कि देखो इसकी समन्वय संख्या देखो Br में कितने 4 है। समन्वय संख्या 4 होने पर 2 संकरण हो सकता है, एक तो DsP2 और sp3। DsP2 होगा कब होगा, जब परबल लिगेंड होगा, और परबल लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन युग्मित तो नहीं बचेंगे। और sp3 नॉर्मल कंडीशन में होगा और इस कंडीशन में इसकी आकृति क्या होगी, चतुष्फलकीय। तो सीधी सी बात है MnB4 2 माइनस में केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.9 बोर मैग्नेटन है, तो संकुल की ज्यामिति होगी। तो याद कर लेना, संकुल की ज्यामिति क्या होगी, चतुष्फलकीय। संकुल की ज्यामिति चतुष्फलकीय होगी। इसके बाद यहाँ ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, धातु कार्बोनिल बंध की प्रकृति को समझाइए। देखो क्या होता है कि धातु कार्बोनिल में धातु व कार्बन के मध्य सिग्मा और पाई दोनों बंध के गुण पाए जाते हैं। धातु कार्बोनिल में सिग्मा और पाई दोनों के मध्य बंध पाया जाता है। तो इसको मैं समझाऊँ होता क्या है। ये एम केंद्रित धातु हो गया, CO लिगेंड हो गया, तो लिगेंड अपना लोन पेयर किसको देगा, धातु को देगा, तो उससे सिग्मा बंध का निर्माण होगा। देखो याद करना, ये एम का मतलब केंद्रित धातु हो गई और CO लिगेंड हो गया। तो लिगेंड क्या करता है, कार्बन क्या करेगा, अपना जो लोन पेयर है वो किसको देगा, धातु को देगा, तो जिसके कारण उनके मध्य सिग्मा बंध बनेगा। लेकिन होता क्या है कि कार्बन के पास रिक्त कक्षक होते हैं और धातु के पास भी रिक्त कक्षक होते हैं, जिनमें आपस में बॉन्डिंग बनती है, जिससे पाई बंध का निर्माण होता है। इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, या इस आबंध को सक्रियशीलता भी कहते हैं। तो सक्रियशीलता आबंध थोड़ा सा पढ़ देता हूँ आपके लिए। धातु कार्बोनिल में धातु कार्बन आबंध में सिग्मा और पाई दोनों गुण पाए जाते हैं। MC सिग्मा बंध कार्बोनिल समूह में कार्बन पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म को धातु के रिक्त कक्ष को द्वारा दान किया जाता है। अब देखो
जब भी कार्बोनिल लिगेंड होगा, जो कार्बन होगा वो अपना लोन पे देगा तो धातु के रिक्त कक्षक उसको ग्रहण करेंगे, जैसे सिग्मा बन बनेगा। अब धातु के जो कक्षक होते हैं पूर्ण पूरित, उनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इसको कार्बन के खाली कक्षक को देंगे। तो Mc पाई बंद धातु के पूर्ण पूरित डी कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन युग्म को CO के रिक्त पाई स्थान लगाया हुआ जिन पे प्रति आबंध कक्षक में दान करते हैं, जिससे इसे सक्रियशीलता कहते हैं। तो ये सक्रियशीलता आबंध का नामांकित चित्र है और इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, चाहो तो आप समझ सकते हो। तो ये उपसंयोजक यौगिकों के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर की कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट की सहायता से आप इस चैप्टर को ईजिली समझ सकते हो। इसी के साथ ये आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।